आज का सवाल, क्या ट्रंप की मैडमैन थ्योरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रही है? एक तरफ शांति की बात, दूसरी तरफ खुली धमकी, एक हाथ में डील, दूसरे हाथ में डंडा। तो आखिर क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? उनकी मंशा क्या है? कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी ऐसे लोगों से डरने की कोई वजह ही नहीं, कोई बुनियाद नहीं। जो बात बेबात धमकियां देते रहते हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप हर दफा जंग के मुहाने पर दे रहे हैं। हालांकि राजनीति में गरजने वालों से देश डरते भी हैं। ये मैडमैन थ्योरी है जिसे सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने आजमाया था। वियतनाम युद्ध के दौरान उन्होंने खुद को इतना सख्त अप्रत्याशित दिखाने की कोशिश की थी, दुश्मन ये माने कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और वो दबाव में आकर समझौता कर ले। अब ट्रंप के एक्शंस को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। आज दुनिया जिस चौराहे पर खड़ी है, वहां शांति का रास्ता बहुत धुंधला और युद्ध की लपटें बहुत तेज नजर आ रही है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, दूसरी तरफ उनकी पुरानी मैडमैन थ्योरी। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या होती है मैडमैन थ्योरी। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इसकी शुरुआत कोल्ड वॉर के एरा से होती है। कोल्ड वॉर के समय इसकी जो कहा जाए तस्वीर सबसे पहले रखी गई थी। इस थ्योरी का सिंपल मतलब होता है, नेता खुद को थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल और कट्टर दिखाता है। ऐसा लोगों के बीच अपनी छवि को ले जाता है जिससे कि कट्टर सोच को, आइडियोलॉजी को वो लोगों के सामने रख पाए, ताकि सामने वाला डर जाए और जल्दी समझौता कर ले। यानी थोड़ा वो वाला एटीट्यूड रखना जिसमें सामने वाले को ये मैसेज मिले कि कुछ भी वो कर सकता है, ताकि दुश्मन या सामने भी कोई भी पार्टी हो उस पर साइकोलॉजिकल दबाव बन सके और वो शर्तें जल्दी मानने पर राजी हो जाए। जहां बातचीत का ग्राउंड ना के बराबर हो, बैक चैनल्स काम ही ना करें। ऐसी एक तस्वीर किम जोंग उन ने भी दिखाई है। अभी किम जोंग उन को मौजूदा वक्त का सबसे बड़ा मैडमैन नेता कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। उन्होंने अपने चाचा और भाई को दर्दनाक मौत और ये सजा देने में वो कोई भी हिचकिचाहट भी बरतते हुए नजर नहीं आए। पूरी दुनिया उन्हें अनप्रेडिक्टेबल और एक्सट्रीमिस्ट बताते रहे हैं। उनकी पर्सनालिटी को समझे तो उनके फैसले बताते हैं कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचेगी और क्या करेगी। वो पूरी तरह से अपनी मर्जी के मालिक है और दिखाते भी वही है। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या ट्रंप सच में मैडमैन बनकर दुनिया को डरा रही है या फिर ये उनका एक सधा हुआ गेम प्लान है? एक तरफ वो बातचीत की मेज पर बैठने को न्योता देते हैं, दूसरी तरफ परमाणु हमले की धमकी या ट्रेड वॉर की ललकार सामने रखते हैं। अब चलिए जल्दी से आपको डिटेल्स देते हैं कि इस वक्त जो थ्योरी सामने आ रही है मैडमैन थ्योरी को लेकर के हालात क्या बन रहे हैं, किस किस नेता ने ये जो थ्योरीज है और ये वाला फॉर्मूला अपनाया। सबसे पहले बात रिचर्ड निक्सन की करते, वियतनाम वॉर के दौरान खुद को अनप्रेडिक्टेबल दिखाया था। साथ ही आपको बता दें, दुश्मन को डराने के लिए पागलपन की इमेज खुद की बनाई थी कि वो कभी भी कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं, कितना भी ज्यादा घातक वो फैसला हो, वो उसे लेने में 2 दफा सोचेंगे भी नहीं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बारे में बात करते हैं। 9/11 के बाद इराक पर हमला हो, इसको लेकर के सबसे बड़ा फैसला लिया था। साथ ही ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के तहत इराक पर आक्रमण भी किया गया था। अब समझिए कि ये जिस मैडमैन थ्योरी की बात हो रही है उसमें सारे जो किरदार है ये अमेरिकन किरदार है। जो हमारे साथ नहीं वो हमारे खिलाफ एक्सट्रीम स्टैंड है। और साथ ही आपको बता दे, तो हमने आपको बताया रिचर्ड निक्सन के बारे में, हमने आपको बताया जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बारे में। जो हमारे साथ नहीं वो हमारे खिलाफ है, एक्सट्रीमिस्ट स्टैंड इनका था। अब बात करते हैं व्लादिमीर पुतिन की। रूस का चेहरा
यूक्रेन युद्ध में अप्रत्याशित फैसला लेने वाले शख्सियत, न्यूक्लियर धमकियों से दबाव बनाने की रणनीति इनकी रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें, व्लादिमीर पुतिन इस पक्ष में रहे कि न्यूक्लियर धमकियों से दबाव बनाने की रणनीति कैसे अख्तियार की जाए। अब बात करते हैं किम जोंग उन, सुपर मैडमैन इन्हें कहा जाता है, और ये कहना गलत भी नहीं होगा, दोहराई भी नहीं इसमें कोई रखेगा, क्योंकि लगातार मिसाइल परीक्षण हो, न्यूक्लियर टेस्टिंग हो, हर और ये तस्वीर दिखाना किम जोंग उन ने ये साफ किया है कि उन्हें तानाशाही ही पसंद है। दुनिया उनकी पर्सनालिटी को जैसे भी तौले, जैसे भी देखे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, और यही दिखाया दुनिया को अनिश्चितता में रखकर ताकत का बड़ा खेल, बड़ा दमखम यहाँ पर वो दिखाते हुए नजर आए। इसलिए दुनिया के लोग जो है वो उन्हें सुपर मैडमैन के तौर पर एब्रिविएट करते हैं। रिचर्ड निक्सन के बारे में हमने आपको बताया ही, यानी कि तस्वीर इस वक्त दिखाता है कि पूरी दुनिया में कौन कौन से वो अभी तक नेता आए हैं जिन्होंने इस मैडमैन की थ्योरी पर काम किया है। मैडनेस दो टाइप के होते हैं, ये भी बहुत दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग कड़ी है, आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा। एक होता है अनप्रेडिक्टेबिलिटी, यानी कि अप्रत्याशितता, हर कदम सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर आता है, हर फैसला जो है चौंकाता है, यानी कि कोई भी डिसीजन लिया जाएगा वो इतना अनप्रेडिक्टेबल होगा जिसके बारे में कोई सोच भी ना सके, नतीजों की परवाह भी नहीं किया जाता। अब आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, ईरान पर हमला किया, शायद प्रेडिक्ट भी नहीं किया था कि इतनी लंबी जंग में फंसना पड़ जाएगा, वही हुआ, नुकसान कितना भी हो पीछे हटना नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप भी तो वही कर रहे हैं, इससे पहले वेनेजुएला का केस देखिए, उसके बाद ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए, क्यूबा पर कब्जा करने के लिए, और अभी वर्तमान में ईरान। कब क्या कर दे कोई अंदाजा नहीं है, इसे कहते हैं अनप्रेडिक्टेबिलिटी। कोई इसे स्ट्रैटेजिक मूव बता नहीं सकता, अगला स्टांस क्या होगा, आज कुछ कल कुछ, यानी कि इस तरीके का जो कहा जाता है एक पागलपन, अनप्रेडिक्टेबल, अप्रत्याशितता। अब जंग में अमेरिका में नुकसान क्या हुआ, अरबों डॉलर के उन्नत ड्रोन और विमान खाक हो गए हैं, ये जान लीजिए। अमेरिका के 15 से ज्यादा लड़ाकू विमान तबाह हो गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरी जंग में 30 दिनों में सेना पर 4.7 लाख करोड़ खर्च किए गए। आप समझिए, इसी वजह से हम उन्हें कह रहे हैं कि अनप्रेडिक्टेबल है, उनका पागलपन दूसरे प्रकार का है, और ये खास तौर पर इस वजह से मैडनेस जो है, इस थ्योरी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का नाम जो है वो जुड़ता जा रहा है। जंग के पहले दिन 15,666 करोड़ खर्च कर दिए गए। अब इसी को लेकर चर्चा हम करते हैं, खास मेहमान हमारे साथ कनेक्ट है, उनका तारुफ आपको करवा दूं, आपको नजर आ रहे होंगे बड़ी वॉल पर, हमारे साथ आशीष साय सर कनेक्ट है, साथ ही साथ वीएन झा सर हमारे साथ कनेक्ट है, दीवान सर हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का तारुफ एक एक करके आपको स्क्रीन पर करवा रही हूँ। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान, साथ ही साथ करोड़ी सिंह हमारे साथ कनेक्ट है, विदेश मामलों के जानकार है। सबसे पहला रुख मैं करना चाहूंगी आशीष सर आप ही का ही। हम देखते हैं कि एक तस्वीर होती है, एक दिखाई जाती है और एक होती है असली हकीकत। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप के केस में देखें हम, तो डोनाल्ड ट्रंप जो दिखा रहे हैं अनप्रेडिक्टेबिलिटी, वो किस हद तक आप मान रहे हैं कि वो मैडनेस थ्योरी के साथ सूट करती है? रितु, इसका बैकग्राउंड देखना पड़ता है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी या एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, ये सारी चीजें वॉर का एक टैक्टिकल हिस्सा होती हैं। लेकिन क्या ट्रंप इस हिस्से के तहत कर रहे हैं, क्या इस सोच के साथ कर रहे हैं, या उनका एक नेचुरल एक डिफॉल्ट सिस्टम है इस तरह की अनप्रेडिक्टेबिलिटी? तो ट्रंप के केस में वो एज अ कमांडर इन चीफ ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के लिए नहीं कर रहे हैं। जहां तक मेरा असेसमेंट है, मेरी मैपिंग है ट्रंप के बिहेवियर की, उनके कंडक्ट की, वो ये उनमें एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। देखिए रितु, एक बड़ी अजीब सी बात है, जीनियस एंड इडियट्स वेरी फ्रीक्वेंटली बिहेव अलाइक। जीनियस और इडियट्स कई बार एक ही जैसे काम करते हैं। तो उसके पीछे क्या चल रहा है? क्या वो इतना जीनियस है कि उसे पता है कि हम कब प्रेशर्स डालेंगे तो कब लोग झुक जाएंगे, या वो इतना इडियोटिक है कि उसने कुछ सोचा नहीं और उसने वही कदम उठाया जो जीनियस उठा रहा था? तो उसके पीछे क्या चल रहा है उसके दिमाग में, उसको मैप करना पड़ता है। और ट्रंप का सिर्फ वॉर थिएटर में नहीं, इकोनॉमिक थिएटर में, इंटरनल टर्मोइल ऑफ अमेरिका, उसमें आप देखें तो जेनेटिकली उसका एक तरीका है जो कि बहुत सेन नहीं है, लॉजिकल नहीं है, और कहीं ना कहीं उसमें एक बिजनेस डोमिनेंट फैक्टर है कि पहले कुछ ज्यादा बताओ फिर कम कर दो तो लोग खुश हो जाएंगे। वो ये भूल जा रहे हैं एज अ अनट्रेन्ड गाय
अनएक्सपोज्ड गाय जस्ट एज अ बिजनेसमैन। वो ये भूल जा रहे हैं कि जब आप एक इंडिविजुअल से डील करते हो तो कभी-कभी ये टैक्टिक्स ज़्यादा चलती है कि आप डराते हो तो वो टूट जाता है, आप कुछ धमकी देते हो, कुछ ट्रेड ऑफ करते हो। जब आप एक टीम से डील करते हो, तो ये चीज़ें नहीं सक्सेसफुल होती है क्योंकि उस टीम में भी हर किस्म के लोग हैं। कुछ प्रेशर स्टैंड कर सकते हैं, विथस्टैंड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ की सोच अलग। तो टीम के साथ डील करने में आपको भी एक टीम साथ रखनी पड़ती है जिसका एक्सपोज़र, जिसकी मालूमात ज़्यादा हो, ताकि कुछ सेन बातें हो सकें। आपने अभी अपनी एक यूएस की टीम को भेजना है इस्लामाबाद और वहाँ पे एक शिप ईरान के फ्लैग की, उस पे गोली चला दी। नाउ दिस इज़ नॉनसेंस। आपको क्लैरिफ़ाई करना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हो। टीम को इस तरह की हरकतें करने पे ये मैडमैन थ्योरी इन पे लागू हो जाएगी। जी रितु। बिल्कुल, जहाज सर हमारे साथ कनेक्ट है, दीवान सर हमारे साथ कनेक्ट है और सिंह सर भी हमारे साथ कनेक्ट है। पहला सवाल जहाज सर अब आपसे है, ये मैडमैन थ्योरी के एक दो किरदार अभी तक नहीं, कई किरदार दुनिया ने देखे हैं। रिचर्ड निक्सन के बारे में बात करें, अभी वर्तमान समय में किम जोंग उन को लेकर बात करें, इससे पहले बुश के बारे में चर्चा की हमने। ये तमाम चेहरे एक चीज़ तो बहुत दिखाते हैं, बहुत क्लियर बताते हैं कि दुनिया में इमेज बिल्डिंग कितना इंपॉर्टेंट और कितना क्रूशल होता है। आपने जो इमेज अपनी बना रखी है, जैसे कि किम जोंग उन खुद को प्रेजेंट करते हैं, उनके कैरेक्टर को लेकर दुनिया में क्या चर्चा हो रही है उन्हें कोई समस्या नहीं है, दुनिया क्या सोच रही है उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अब इमेज बिल्डिंग को लेकर जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में जिस तरीके की तस्वीरें कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो तस्वीर दिखाना, वो अपनी छवि बनाना जिससे कि आप अप्रोचेबल या नॉन अप्रोचेबल रहें। रितु, जहाँ तक पॉलिटिकल एरिना का सवाल है वहाँ पे इमेज बनाना, तो देखिए इमेज बनाना एक अलग चीज़ है और इमेज बनना एक दूसरी चीज़ है। कुछ लोग जरूर इमेज बनाते हैं, लेकिन लोगों की इमेज बन जाती है। देखिए जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार जब आए थे एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये माना जाता था कि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। वो जिस तरह से वो बिहेव करते हैं, जिस तरह से वो अपनी बातें रखते हैं, या जिस तरह से उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, वो शायद इसी वजह से है कि क्योंकि वो एक सीजन पॉलिटिशियन नहीं है। अब बात आती है ट्रंप टू की। ट्रंप वन जो था, अमेरिका दुनिया के सेंटर स्टेज पे हमेशा होता है, चाहे जिस भी कारण से आप ले लें उसको। तो जब आपने ट्रंप वन का 4 साल का अपना पूरा एक्सपीरियंस लिया, तो अब ट्रंप टू में ये बार बार हमें ये बात रखना कि वो तो पॉलिटिशियन है नहीं, या ये वो एडमिनिस्ट्रेटर है नहीं, वो तो बिजनेसमैन है, ये अब हमें उतना जचता नहीं है। और ट्रंप का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो आपस में खुद को ही अक्सर वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। आज एक चीज कहेंगे, कल उसके बिल्कुल विपरीत कहेंगे, परसों कुछ और पलट जाएंगे। तो ये बयान में जो पलटना होता तो फिर है। तो बयानवीर हुए, आप इसे हाँ मैडनेस से ना जोड़कर बयानवीर बनाने से जोड़ रहे हैं। दीवान जी सर, जी। आप मुझे बताइएगा, अगर हम दुनिया की बात करें, एक दुनिया को डराइए, धमकाइए, दिखाइए कि आप बड़े फैसले लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, किसी भी वक्त कोई भी बड़ा फैसला आप ले सकते हैं, ये एक स्टांस साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए है, या ये सिर्फ और सिर्फ एक आप अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग पर काम कर रहे हैं? इस पर जवाब दीजिएगा। एक बड़ी खबर, उसके बाद वापस आ रही हूँ आपके पास। ईरानी जहाज को सीज करने का एक और वीडियो सामने आया है। ईरानी जहाज का हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो ये बताया जा रहा है, और सुपर एक्सक्लूसिव खबर भी है। अमेरिका ने ईरानी जहाज को कब्जे में लिया है। हॉर्मुज के पास ईरानी शिप टुस्का पर कब्जा, और यूएस नाकाबंदी पार करने की कोशिश कर रहा था। यूएसएस स्प्रुएंस ने जहाज को इंटरसेप्ट किया है। अब तस्वीर आपके सामने, यहाँ पर देखिए, टुस्का जिसको लेकर जो जानकारी मिल रही है, हॉर्मुज के पास ईरानी शिप पर कब्जा, और यूएस का यह पक्ष है कि ये लगातार नाकेबंदी को क्लियर करने की कोशिश कर रहा था। इस पर फायर किया गया है, इसे रोका गया है। यूएसएस स्प्रुएंस ने जहाज को इंटरसेप्ट कर लिया है। दीवान सर, अब अपने सवाल पर वापस आते हैं। सवाल ये कि कैरेक्टर बिल्डिंग ज्यादा एसेंशियल है या दुनिया के लिए पीस ज्यादा एसेंशियल है? अभी तो डोनाल्ड ट्रंप का केस हो, किम जोंग उन का केस हो, या हम जो चीन के ड्रैगन के प्रतिनिधि है उनका केस देखें, सब एक ही बराबर कैरेक्टर बिल्डिंग पर काम कर रहे हैं। धन्यवाद ऋतु जी, जय हिंद आपको, मेरे रिस्पेक्टेड को पैनलिस्ट को, दर्शकों को। देखिए, ये जो इतनी डिस्कशन हम ट्रम्प की पर्सनैलिटी पे बात कर रहे हैं, अप्रोच पे बात कर रहे हैं,
लबोलबाब तो ये है मेरी समझ में कि ट्रंप जो है बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे अगर ये टॉक सक्सीड नहीं होती हैं, सीज फायर आगे नहीं बढ़ता है, परवान नहीं चढ़ता है। वो आज चढ़े, कल चढ़े, हफ्ते में चढ़े, 10 दिन में चढ़े, मुझे लगता नहीं ट्रंप अफोर्ड कर सकते हैं कि ये टॉक सक्सेस ना हो, ईरान के साथ युद्ध ना रुके। तो इसके लिए इतनी खुमारी उनके मन में, इस टाइप की बातें, तो ये खाली पागलपन नहीं है, ये तो बिजनेसमैन है, इतने 80 साल की उम्र है उनकी, दूसरी बारी राष्ट्रपति बन गए वो, तो ये सब तुक्के से नहीं है उनकी। तो ये मतलब एक थिंकिंग है उनको, या तो मुझे समझ नहीं आता कैसे वो इस टाइप की बातें कर सकते हैं, पूरी अविश्वसनीयता का वातावरण बना रहे हैं। और आप 40 दिन तो आप मार खा चुके हैं ईरान से, दुनिया जान रही, दुनिया कह रही है, उसके बाद आप ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, बंदूक कनपट्टी में बंदूक रख के आप बात करना ईरान से मनवाना चाहते हैं। क्या सक्सेस मिलेगा आपको? मुझे तो लगता है देर सवेर जो यूरोपियन का और 35 कंट्रीज का जो गठबंधन है वो इस चीज में घुसेगा तो काम होगा। ये तो आज वाला जो कल वाला, तो क्या पहला तो चांस है ईरान आए ही नहीं टेबल पे, और आए तो उसको आगे बात ना करे, ये क्या बोलते हैं, कुछ निकले ही ना, क्यों न्यूक्लियर की बातें, ऊंची ऊंची बातें, पर ये कोई खबर तरीका तो है नहीं। और सर, पर खबर तो ये थी कि जानबूझ के उनकी पीआर टीम ये करवा रही है कि आप कुछ भी करिए और खबरों में रहिए एटलीस्ट, ताकि खबरों में आप बिकेंगे तो आप जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेसी में अपने आप नंबर 1 पर रहेंगे। ये भी एक स्टांस है, ये भी स्टंट के तौर पर लिया जाए क्या? नहीं रितु जी, मेरी समझ में इस टाइप से खबरों में इनको पीआर वाले जो एडवाइस कर रहे हैं, आप मुझे बताएं, आप ऊंची बात करके फिर एकदम नीचे आ जाते हैं, कोई लेवल ही नहीं है इसमें, कैसे खबरों में बनने से क्या फायदा मिल रहा है उनको? एब्सोल्युटली। बल्कि साइलेंट नेगोशिएशन भी होती है। मैं एक बच्चे और मानता हूं, बातें छोड़ दिए, आवाज नॉइज बहुत चल रहा है, छोड़ दीजिए, बैकडोर डिप्लोमेसी जरूर चल रही है। पर फिर देखो आप, बड़ी भारी बात रितु जी, ईरान के अंदर कोई सिंगल पावर सेंटर नहीं है। आईआरजीसी और स्पीकर वगैरह ये अलग अलग गुट में हो गए हैं। अगर आप जो नेगोशिएट करने आ रहे हैं, अगर उनकी पोजीशन आपने वीक कर दी, वो ट्रंप की बात मान के चले गए इस्लामाबाद से, या जिस टेबल टॉक हो रही है उससे वापस चले गए, आप मुझे बताएं उनको ईरान के अंदर कौन खड़ा करेगा? उन्हीं बातों कौन मानेगा? अरे इतना हमने सेक्रीफाइस किया मिस्टर नेगोशिएटर्स ईरान वाले, आप अपने सब वापस आ गए छोड़ छाड़ के, अपने नुकसान पहुंचा, कंट्री को नुकसान पहुंचा दिया, तो क्या ऐसा अगर हम माने, क्या इस तरीके की अनप्रेडिक्टेबिलिटी या इरैशनल बिहेवियर, या आप एक्सट्रीमिस्ट तौर पर अपने विचार या आइडियोलॉजीज को रख रहे हैं, तो इसका फायदा भी तो कुछ हद तक मिलता ही होगा ना सर? ऐसे तो नहीं है कि कुछ सिर्फ और सिर्फ डिसएडवांटेज है, हो सकता है मेरिट भी हो इसका। ये अमेरिकन डोमेस्टिक ऑडियंस को मिलता है, मागा ऑडियंस को मिलता है। रितु जी, आप अमेरिका गई हो, पता होगा आपको, अमेरिकन्स को इतना पता नहीं है कि अगली गली में क्या है। इंडिया में तो आप कहीं चले जाओ, मथुरा भी चले जाओ, बोलो वो ये फलाने का आश्रम कहाँ, बता देंगे। वहां तो आई डोंट नो। अमेरिका में पूछो उसको, आम सिटीजन को, भाई जर्मनी कहाँ है, मैं गारंटी देता हूं 10 में से 8 या 9 तो बता नहीं पाएंगे जर्मनी कहाँ है। तो उनके लिए तो ठीक है, ट्रंप ने जो कह दिया, फॉक्स न्यूज ने कह दिया, दुनिया भर ने कह दिया, उनको पटाने के लिए ट्रंप ये दाव खेल रहे हैं, ये ठीक है डोमेस्टिक इमेज के लिए। पर ये भी तो देखेंगे बच्चे, किसी और से कराएं, JD-1 से कराएं, किसी और से कराएं। राष्ट्रपति खुद खड्डे में तो अपने आप को ना डाले भाई, इस टाइप की बातें करके। ये तो तोड़ने वाला काम कर रहे हैं, और तोड़ने में इनको नुकसान नहीं होगा। और ईरान तो वो है ना, आपने धमकियां दी, आपने अटैक किए, ईरान खड़ा का खड़ा रह गया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।